नमस्कार, मैं विनय कुमार वैद्य। हमारा आज का विषय है सांख्य दर्शन के आलोक में प्रकृति और उसके गुण। संपूर्ण विश्व कार्य का प्रवाह है। इसका कुछ न कुछ कारण है। पुरुष इसका कारण नहीं हो सकता है। पुरुष कार्य कारण की श्रृंखला से मुक्त है। वह किसी भी वस्तु का न तो कारण है और न ही कार्य। चार्वाक, बुद्ध, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा आदि के अनुसार विश्व का मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु हैं। परंतु सांख्य इस विचार का विरोध करता है। विश्व में जो स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल मतलब जो दिखता है और सूक्ष्म मतलब जो अदृश्य है, तो विश्व में जो स्थूल और सूक्ष्म दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, कारण उसी को माना जा सकता है जो दोनों की व्याख्या कर सके। विश्व में इन दो तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, स्थूल और सूक्ष्म। कुछ वस्तुएं जो दिखती हैं, कुछ वस्तुएं जो नहीं दिखती हैं, और कारण उसी को माना जा सकता है जो इन दोनों की व्याख्या कर सके। परमाणु संपूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। अद्वैत वेदांत और महायान बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व का कारण चेतना है। यह विचार भी स्वीकार्य नहीं है। चेतना से स्थूल की व्याख्या नहीं हो पाती है। सांख्य के अनुसार विश्व का कारण प्रकृति है। प्रकृति एक है, उससे विश्व की व्यवस्था की व्याख्या हो जाती है। प्रकृति जड़ होने के साथ साथ सूक्ष्म भी है, इसलिए प्रकृति संपूर्ण विश्व की व्याख्या करने में सक्षम है। प्रकृति विश्व का मूल कारण है, परंतु वह स्वयं कारण विहीन है। प्रकृति को प्रधान, ब्रह्मा, अव्यक्त, अनुमान, जड़, माया, शक्ति, अविद्या आदि नामों से सांख्य दर्शन में संबोधित किया गया है। प्रकृति एक है, उसमें निरंतर गति विद्यमान रहती है। सांख्य प्रकृति और पुरुष दो तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति स्वयं स्वतंत्र है। प्रकृति स्वतंत्र है जबकि वस्तुएं परतंत्र हैं। प्रकृति निर्वयव है जबकि वस्तुएं सावयव हैं। प्रकृति एक है जबकि ये सारी वस्तुएं अनेक हैं। प्रकृति शाश्वत है जबकि वस्तुएं अशाश्वत हैं। प्रकृति अदृश्य है क्योंकि वह अत्यंत ही सूक्ष्मता के कारण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। प्रकृति का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। सांख्य सत्कार्यवाद में विश्वास करता है, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व अपनी उत्पत्ति के पूर्व प्रकृति में अंतर्भूत रहता है, निहित रहता है। प्रकृति अचेतन है। यद्यपि प्रकृति जड़ है, फिर भी वह सक्रिय है। प्रकृति एक क्षण के लिए भी निष्क्रिय नहीं हो सकती है। प्रकृति में बुद्धि और संकल्प का अभाव है। प्रोफेसर हिरियन्ना के अनुसार साधारणतः विचारकों ने यह माना है कि विश्व का मूल कारण दिक् और काल में व्याप्त रहता है, परंतु सांख्य प्रकृति को दिक् और काल की सीमा से परे मानता है। प्रकृति देश और काल में नहीं है, यह देश और काल को जन्म देता है। देश और काल प्रकृति में है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को प्रमाणित करने के लिए अनेक तर्कों का सहारा लिया है, जिनमें पहला तर्क है कि विश्व की समस्त वस्तुएं परतंत्र एवं सीमित एवं सापेक्ष हैं। विश्व का कारण सीमित एवं सापेक्ष पदार्थ को ठहराना भूल है, इसलिए विश्व का कारण एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा जो स्वतंत्र, असीम एवं निरपेक्ष है। यह सत्ता प्रकृति है। दूसरी बात, यदि यद्यपि संसार की वस्तुएं भिन्न भिन्न है, फिर भी उनमें सामान्यता की लहर है। वस्तुएं अलग अलग है, फिर भी उनमें एकता परिलक्षित होती है। सभी वस्तुओं में सुख, दुख, उदासीनता आदि निहित हैं। अतः संसार की वस्तुओं का कारण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सुख, दुख और उदासीनता का भाव वर्तमान है। यह कारण प्रकृति है। प्रकृति में ही सुख, दुख और उदासीनता का भाव वर्तमान है। तीसरी बात प्रकृति के पक्ष में यह है कि विश्व एक कार्य है जिसका कोई ना कोई कारण जरूर है। सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है।
अतः विश्व का कारण एक ऐसी वस्तु को होनी चाहिए जिसमें संपूर्ण विश्व निहित हो, और ये कारण प्रकृति है। चौथी बात है कि संपूर्ण विश्व में एक एकता दिख पड़ती है। उनकी एकता एक मूल कारण की ओर संकेत करता है, वह कारण प्रकृति है। पांचवी बात है कि विश्व का कारण पदार्थ को मानने पर अनवस्था दोष उत्पन्न होता है। एक पदार्थ का कारण दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को मानना पड़ेगा। इस प्रकार इस श्रृंखला का अंत कहीं नहीं होता है। अतः विश्व का कारण एक ऐसी वस्तु का होना आवश्यक है जो स्वयं कारणहीन हो। वह अकारण वस्तु जो विश्व का कारण है प्रकृति ही है। प्रकृति स्वयं कारणहीन है, वह विश्व का कारण है। यद्यपि प्रकृति एक है, फिर भी उसका स्वरूप बहुत जटिल है। प्रकृति में सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण पाए जाते हैं। सांख्य दर्शन में गुण का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। यहाँ गुण का अर्थ तत्व या द्रव्य समझा गया है, परंतु प्रकृति की सत्ता, यहाँ गुण का अर्थ तत्व या द्रव्य समझा गया है। गुण ही प्रकृति की सत्ता का निर्माण करते हैं। गुणों के अभाव में प्रकृति की कल्पना करना असंभव है। सच पूछा जाए तो तीनों गुणों के साम्यावस्था को ही प्रकृति कहा जाता है। इसलिए प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा गया है। गुणों को गुण कहने के संबंध में भी 2 मत हैं। प्रथम मत के अनुसार गुण पुरुष के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करते हैं। दूसरे मत के अनुसार गुण को गुण इसलिए कहा जाता है कि रस्सी के 3 रेशों की तरह ये गुण मिलकर पुरुष को बांधकर बंधन में डाल देते हैं। प्रकृति पुरुष को सिर्फ बंधनग्रस्त ही नहीं बनाती, बल्कि इसके विपरीत पुरुष को बंधन से मुक्त करने के लिए भी प्रयत्नशील रहती है। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति विकसित होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है। यह स्वयं प्रकाशपूर्ण है। यह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। इसका रंग श्वेत है। यह सुख का कारण है। इसका स्वरूप हल्का तथा लघु होता है और सभी प्रकार की सुखात्मक अनुभूति सत्व के कार्य है। रजोगुण यानी रजस क्रिया का प्रेरक है। यह स्वयं चलायमान है। रजस स्वयं चलायमान है तथा वस्तुओं को भी उत्तेजित करता है। इसका रंग लाल है। सत्व और तमस गुण व्यक्तिगत रूप से निष्क्रिय है। रजस के प्रभाव में आकर ही वे सक्रिय होते हैं। यह दुख का कारण है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां रजस के कार्य हैं। तीसरा है तमस, तमोगुण। तमस अज्ञान अथवा अंधकार का प्रतीक है। यह ज्ञान का अवरोध करता है। यह सत्व के प्रतिकूल है। यह भारी होता है। यह ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। तमस निष्क्रियता तथा जड़ता का द्योतक है। तमस के कारण मनुष्य में आलस्य तथा निष्क्रियता का उदय होता है। सत्व, रजस और तमस प्रकृति के अतिरिक्त विश्व की प्रत्येक वस्तु में अंतर्भूत है। विश्व के प्रत्येक वस्तु में ये तीनों गुण हैं। जिस प्रकार तेल, बत्ती और आग एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी परस्पर मिलकर वस्तु का निर्माण करते हैं और रोशनी फैलाते हैं, उसी प्रकार विश्व की प्रत्येक वस्तु में सत्व, रजस और तमस गुण विद्यमान है और ये तीनों मिलकर ही विश्व का संचालन करते हैं, या इन तीनों के संयोग से ही विश्व का संचालन होता है। सांख्य के गुण निरंतर गतिशील रहते हैं। गुण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है। गुणों में स्वरूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन होता रहता है। गुणों की संख्या एक नहीं मानी जा सकती है। एक के द्वारा विश्व की विविधता की व्याख्या असंभव है। गुणों की संख्या 2 माने जाने पर एक गुण दूसरे गुण का खंडन कर देगा। 3 गुणों को मानने से संसार की विविधता की व्याख्या हो जाती है। इसलिए सांख्य दर्शन 3 गुणों को मानता है। जब 3 गुणों से संसार की विविधता की व्याख्या हो जाती है, तब फिर इससे अधिक गुणों को मानने का जरूरत ही नहीं है। इससे अधिक गुणों को मानना अनुचित है।
वैशेषिक और सांख्य दर्शन में गुण के अर्थ को लेकर अंतर है, विभिन्नता है। वैशेषिक गुण शब्द का प्रयोग साधारण अर्थ में करता है, परंतु सांख्य में गुणों का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। सांख्य में गुणों का भी गुण होता है। सत्वगुण का गुण हल्कापन, तमस का गुण भारीपन, रजस का गुण क्रियाशीलता है, परंतु वैशेषिक दर्शन में गुण को निर्गुण माना गया है। गुणों का कोई गुण नहीं होता। वैशेषिक ने गुणों को 24 प्रकार का माना है, परंतु सांख्य दर्शन में सिर्फ 3 प्रकार के गुण माने गए हैं। वैशेषिक में गुणों को निष्क्रिय माना गया है, परंतु सांख्य में गुणों को सक्रिय माना गया है। तो ये जो प्रकृति की विवेचना है, इस विवेचना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये संसार कार्य का एक प्रवाह है। इसका कोई ना कोई कारण है और वह कारण स्वयं कारणहीन है और वही कारण प्रकृति है। प्रकृति से ही समस्त संसार की व्याख्या हो जाती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजसगुण और तमसगुण। सत्व, रजस और तमस, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। सांख्य का गुण दूसरे दर्शनों के गुण से भिन्न है। सांख्य दर्शन का प्रकृति विषयक विचार जो है वो अनूठा है। भारतीय दर्शन में इसका महत्व अनमोल है और यह संसार के समस्त वस्तुओं के अस्तित्व की सटीक व्याख्या कर पाता है। लेकिन अब जरा हम ये देखें कि प्रकृति के विरुद्ध में क्या आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, प्रकृति के अगेंस्ट में क्या ऑब्जेक्शंस प्रेजेंट किए गए हैं। तो इनमें जो आपत्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति है कि प्रकृति को सांख्य ने निरपेक्ष और स्वतंत्र माना है, परंतु सांख्य दर्शन को प्रकृति की सापेक्षता और परतंत्रता का प्रमाण कहा जा सकता है। प्रकृति से संसार के समस्त वस्तुएं विकसित होती है। प्रकृति सृष्टि कार्य में तभी संलग्न होती है जब पुरुष का उसे सहयोग मिलता है। पुरुष के संयोग के बिना प्रकृति विकास करने में असमर्थ है। जब प्रकृति विकास के लिए पुरुष पर आधारित है तब उसे स्वतंत्र कहना हास्यास्पद है। सांख्य प्रकृति की स्वतंत्रता का ही खंडन नहीं करता, वरन प्रकृति की निरपेक्षता का भी खंडन करता है। स्वतंत्रता का तो खंडन करता ही है, प्रकृति स्वतंत्र तो है नहीं, उसके अनुसार प्रकृति की निरपेक्षता का भी वह खंडन करता है। जब पुरुष अपने स्वाभाविक स्वरूप को पहचान लेता है तब प्रकृति उस पुरुष के लिए अंतर्ध्यान हो जाती है। जब प्रकृति अंतर्ध्यान हो जाती है तब उसे निरपेक्ष मानना भ्रांति मूलक है। सांख्य ने प्रकृति को व्यक्तित्व शून्य इम्पार्शनल कहा है, परंतु सांख्य दर्शन में अनेक ऐसे वाक्य मिलते हैं जो प्रकृति के व्यक्तित्वपूर्ण होने का सबूत देते हैं। प्रकृति को नर्तकी, डांसिंग गर्ल, गुणवती, उदार आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। वह उपेक्षा भाव से पुरुष की सेवा में तल्लीन रहती है। वह सुकुमार एवं संकोचशील कही जाती है। वह अंधी तथा निस्वार्थी है। प्रकृति को सांख्य ने स्त्री का रूप माना है। इस प्रकार में नारी का व्यक्तित्व शून्य प्रकृति का विचार विरोधाभास है। तीसरी बात यह है कि प्रकृति को अचेतन माना गया है। प्रकृति से ही समस्त विश्व निर्मित होता है। आलोचकों का कथन है कि यदि प्रकृति अचेतन है, जिसका श्रेय, तब उससे सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण अमान्य प्रतीत होता है। कि यदि प्रकृति अचेतन है तब उससे सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण संतोषजनक नहीं है, अमान्य प्रतीत होता है। अचेतन प्रकृति से इतना सामंजस्य भरी सृष्टि हो कैसे सकती है। विश्व में हम विविधता पाते हैं, इसका श्रेय अचेतन प्रकृति को देना संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकृति के द्वारा विश्व की सुंदरता, विविधता आदि की व्याख्या संतोषजनक ढंग से नहीं हो पाती है। और चौथी बात प्रकृति के विरुद्ध ये कही गई कि सांख्य प्रकृति को सक्रिय मानता है। वह विश्व के विभिन्न कर्मों में भाग लेती है। क्योंकि प्रकृति विश्व के कर्मों में भाग लेती है, इसलिए उन कर्मों का फल प्रकृति को ही मिलना चाहिए। कर्म सिद्धांत की यही मांग है, परंतु सांख्य इसके विपरीत यह मानता है कि प्रकृति के कर्मों का फल पुरुष को ही भोगना है। प्रकृति कर्म करती है और पुरुष फल भोगता है। इसे माना जाए तो कर्म सिद्धांत का खंडन हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति की विवेचना के उपरांत हम पाते हैं कि हालांकि प्रकृति
इसका विचार जो है सांख्य दर्शन का वो पूर्णतया संतोषप्रद तो नहीं है, इसके विरोध में कई आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी इसका जो प्रकृति विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारतीय दर्शन में, और इसको छोड़ करके सांख्य दर्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। इस विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और अपने आप में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।